हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर मुस्कान एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स अब लाए हैं अपनी खुद की बुक्स एंड वो भी एक अलग अलग ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज में। अगर आपको बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन लिंक को आप फॉर्म फिल कीजिए एंड देन हमारे एक्सपर्ट्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे आप तक वो बुक पहुंचाने की। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम खत्म कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 9, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पर्टिकुलर टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन एंड अब बारी है किसकी? अपनी नॉलेज को अप्लाई करने की। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज The application of statistical method in biology is called as। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ ये statistics क्या है? हमने बहुत अच्छे से समझा था ये वर्ड statistics। तो statistics क्या होता है? They provide raw data। statistics का काम क्या है? To provide raw data and then हम उस डेटा को किस फॉर्म में अरेंज करते हैं? टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में एंड इन मोर रीअरेंज्ड और आइडेंटिकल फॉर्म्स में। अब हम जब अपने डेटा को अरेंज करते हैं और अगर वो डेटा बेसिकली डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि हम रिसर्च कर पाएं, स्टडीज कर पाएं एंड देन आर्टिकल्स पब्लिश कर पाएं न्यूज़पेपर में, जर्नल्स के लिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या प्रोवाइड करता है? एक रॉ डेटा। उसको मैंने रॉ डेटा क्यों कहा? क्योंकि उस डेटा को अरेंज्ड हम करते हैं जिस मैनर में हमें चाहिए, टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में एंड देन वो डेटा को हम यूज करते हैं किसके लिए? या तो हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, या तो हम किसी आर्टिकल के लिए पब्लिश कर रहे हैं जर्नल्स में या न्यूज़पेपर के लिए। तो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एंड वो इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? स्टैटिस्टिक्स से। अब अगर यही स्टैटिस्टिक्स मैं यूज करूं किसमें? अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर यही स्टैटिस्टिक मैं यूज करूं टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो वो क्या हो जाएगा? जस्ट इमेजिन, ये स्टैटिस्टिक्स जो हमें रॉ डेटा प्रोवाइड कर रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है टू स्टडी, टू रिसर्च और टू पब्लिश एन आर्टिकल। नाउ अगर यही बायोस्टैटिस्टिक्स मैं यूज कर लूं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना बायोस्टैटिस्टिक्स। क्या हो जाएगा? बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स विच हेल्प्स टू सॉल्व दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एंड वो कैसी होती हैं? वो या तो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो कोई डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो कोई ह्यूमन से ड्रग रिलेटेड। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? बायोस्टैटिस्टिक्स। तो यहां पे क्या है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी। क्या पूछ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी? नो। स्टैटिस्टिक्स इन वीवो? नो। बायोस्टैटिस्टिक्स? यस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बायोस्टैटिस्टिक्स। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज Who is regarded as father of biostatistics? अब हमारा फादर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च करी होती है। किसी भी चीज के अगर आपसे फादर के बारे में पूछा जाए तो दैट रिजेंबल्स कि उस इंसान ने बहुत इन डेप्थ रिसर्च करी है और उनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है आपकी स्टडी में। तो यहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है? ऑप्शन ए फिशर, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन, ऑप्शन सी फ्रांसिस गॉल्टन एंड ऑप्शन डी फ्रांसिस बेकन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस गॉल्टन। सो क्लियर?
चलो देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस गाल्टन इज नोन एज फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकल्स आर कॉल्ड। अब आपसे मैंने जब आपको स्टैटिस्टिक बताया था तो मैंने डेटा और वेरिएबल के बारे में भी बताया था। क्या बताया था मैंने? डेटा और वेरिएबल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, वेरिएबल क्या होती है? कोई भी चीज जो चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, वो कांस्टेंट है। अगर उसकी एक ही वैल्यू है तो वो क्या होगी? कांस्टेंट। लेकिन अगर वो चेंज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। सो जस्ट इमेजिन, अगर मैं कहूं नेम, एंड नेम एक इंसान का गोलू है, एक इंसान का छोटू है और एक इंसान का नेम मोटू है, ठीक है? तो ये गोलू, छोटू, मोटू, ये नाम क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। अब अगर मैं इनकी एज देखूं, और गोलू को मैं कहूं ये है 5 साल का, छोटू छोटा है तो ये है 4 साल का, मोटू मोटा है तो ये है 6 साल का, ठीक है? तो हमने इनकी एज भी अलग अलग करी। अब अगर मैं इनका वेट कहूं तो गोलू जो है वो है 15 केजीज का, ठीक है? छोटू जो है वो है 12 केजीज का और मोटू जो है वो है 30 केजीज का, ठीक है? तो मैंने ऐसा करके इनकी वेट भी कर दी। नाउ टेल मी कि ये जो है नेम, ये चेंज हो रहा है, ठीक है? तो नेम क्या हुआ? वेरिएबल। एज क्या कांस्टेंट है? एज भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो एज भी क्या हुई? वेरिएबल। अब आप मुझे बताओ, वेट क्या डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है, तो वेट भी क्या होगा? वेरिएबल। लेकिन यहां जो मेरे पास इनकी वैल्यूज है, वेरिएबल की वैल्यूज हैं, जो ये बता रही है कि यहाँ पे पहले बच्चे का नाम गोलू है, दूसरे बच्चे का नाम छोटू है, तीसरे बच्चे का नाम मोटू है। जो गोलू है वो 5 साल का है, छोटू जो है 4 साल का है, मोटू जो है 6 साल का है। तो यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स का जो ये बता रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम? डेटा। क्या कहेंगे? डेटा। तो डेटा क्या बताता है हमें कि कौन सा वेरिएबल है या कौन सा कांस्टेंट है। अगर इसी जगह मैं लिख दूं हाइट में लिख दूं तीनों की 5 5 5, ठीक है? 5 फीट 5 फीट 5 फीट। तो बेसिकली यहां पे मैं क्या बता रही हूं कि ये कांस्टेंट है, तो डेटा मुझे क्या बताएगा कि ये वेरिएबल है या ये कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? ये समझ आ गया कि डेटा क्या है, वेरिएबल क्या है। अब आप मुझे बताओ कि वेरिएबल्स तो हमें समझ आ गए। अब यही वेरिएबल्स 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, ठीक है? इतना क्लियर है हमें? पहला होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो यहां पे हमें पता है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल जब भी हो तो यहां पे क्या आ रही है? क्वांटिटी। तो जब भी क्वांटिटी वर्ड आ रहा है मतलब वो क्या हो पाता है? मेजर हो पाता है। क्या हो पाता है? मेजर कर सकते हो आप, उसे कैलकुलेट कर सकते हो। और जब भी क्वालिटी की बात आती है आप उस डेटा को मेजर नहीं कर सकते, तो वो कैसा होगा? नॉन मेजरेबल। कैसा होगा वो? नॉन मेजरेबल। तो ये बात क्लियर है। अब यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वेरिएबल्स हुज वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। यहां पे नंबर से आप किसकी वैल्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो? जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। इस डेटा को आप मेजर कर सकते हो। तो जिस डेटा को आप मेजर कर सकते हो और उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, वो डेटा कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव। कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया, मजा आ रहा है ना? अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताओगे कि आपको किस किस में डाउट है। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स।
और अगर आपको वापस जाना है, मेरे वीडियोस को देखना है, तो आप जाइए मेरे वीडियोस देखिए, अच्छे से कंसेप्ट्स बनाइए एंड फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंड उसके बाद भी नहीं हुए तो आई एम देयर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, चलो नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है फ्लावर का कलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि फ्लावर का कलर। अब नाउ टेल मी कलर, या तो वो रेड है, या तो वो पिंक है, या तो वो ब्लू है। तो ये क्या है? क्या ये मेजर कर सकते हो? नहीं। क्या इसकी आप क्वांटिटी बता सकते हो? इसकी आप क्वांटिटी बता सकते हो? नहीं। क्या इसे नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं। तो ये सब क्या बता रहे हैं? क्वालिटी। क्या बता रहे हैं ये? क्वालिटी। एंड क्वालिटी हमेशा कैसी होती है? नॉन मेजरेबल। कैसी होती है? नॉन मेजरेबल। तो यहां पे क्या आंसर होना चाहिए? फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए? क्वालिटेटिव। तो यहां पे आंसर क्या है? क्वांटिटेटिव? नो। क्वालिटेटिव? यस। एब्सोल्यूट? नो। कॉन्टिन्यूस? नो। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटेटिव वेरिएबल। इज दैट क्लियर? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको मुझे बताना है मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है एंड मोड क्या होता है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है एंड मोड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी डेटा होते हैं, जब उन्हें क्वांटिटेटिव डेटाज होते हैं, उनमें क्या होता है? ये 3 चीजें दिखती है हमें। अब ये 3 चीजें क्या है? तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स। सम ऑफ, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हम किसी भी चीज का मीन कब कहते हैं? जब हम सब जितने भी नंबर, जितने भी डेटा गिवन है, उनको क्या कर दे? उनको ऐड ऑन करके एक सम बना दे एंड देन उसको डिवाइड किससे कर दे? टोटल जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल है। सपोज 1 है, 2 है, 3 है, तो हम 1 + 2 + 3। अब कितने वेरिएबल्स हुए? ये 3। तो 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसे करके हम क्या निकालते हैं? मीन। नाउ टेल मी मीडियन क्या होता है? तो मीडियन अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6, ये डेटा है मेरे पास, ये डेटा है मेरे पास एंड अब मुझे इसका क्या बताना है? मीडियन बताना है। तो मीडियन क्या होती है? हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होती है ये? सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहां पे सेंट्रल वर्ड क्या, कौन सा नंबर है? 4। 1 2 3 इधर, 5 6 7 इधर। तो मीडियन क्या होता है? बीच वाली जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन। तो मीडियन शोज दी सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ टेल मी मोड क्या है? अगर आपके पास एक गिवन डेटा है, ये, इसमें मोड क्या होगा? अगर कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा? हमारा मोड। तो यहां पे मोड क्या है? 3 2 बार आ रहा है ना, तो मोड क्या होगा? 3। तो जब भी मीन की बात करें तो मीन क्या होता है? जब सारे वेरिएबल्स को हम ऐड कर देते हैं, देन वी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इट बिकम्स द मीन। अब मीडियन क्या है? मीडियन है सेंट्रल टेंडेंसी। बीच वाली एकदम जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। अब बताओ मोड क्या है? अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है और अगर कोई भी नंबर 2 से ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या बन जाएगा? हमारा मोड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? बट द क्वेश्चन इज, मीन इज ऑल्सो नोन एज मीडियन। क्या मीन को मीडियन कहेंगे? नहीं, मीडियन तो सेंट्रल टेंडेंसी है ना। मोड? नो। एवरेज? यस। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम एवरेज ही तो निकाल रहे हैं, यहां पे हम एवरेज ही तो निकाल रहे हैं। सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होगा? एवरेज ही तो होगा।
एवरेज क्या होता है? जब हम सारे नंबर्स को एड ऑन करके डिवाइड कर दे, दैट बिकम्स द एवरेज। तो हम मीन को एवरेज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एवरेज। मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 6। इफ वन इवेंट, अब आपसे पूछ रहे हैं ये एक इवेंट हो रहा है, ठीक है, एक कोई इवेंट हो रहा है, इज अनअफेक्टेड बाय अनदर इवेंट्स। ये इवेंट्स है, इसकी वजह से इसमें चाहे बढ़ जाए वैल्यू, चाहे घट जाए, चाहे ये ना रहे, इस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इस इंसान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या ये ऑल ऑफ द अबव है, या ऑप्शन नंबर ई, बी एंड सी। ये इंडिपेंडेंट है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है दूसरे वैल्यू से, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वैल्यू। क्या कहते हैं उसे हम? इंडिपेंडेंट वैल्यू। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि वो दोनों में बहुत ही यूनिक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे एक इवेंट की वजह से दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो इंसान वैसा का वैसा है, तो वो उस चीज से क्या है? इंडिपेंडेंट। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंट वैल्यू। इस चीज को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये चाहे जिए, ये चाहे मरे, ये चाहे बढ़े, ये चाहे घटे, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है? इंडिपेंडेंट, irrespective of anything. Clear? चलो now question number 7, Gaussian distribution is known as, very important question and बहुत ही straight answer है। अगर आपको पता है ये तो ये बन जाएगा, ये इतना आसान है, लेकिन इसका पता होना भी जरूरी है। Gaussian और कुछ नहीं, Gaussian distribution is normal distribution। तो Gaussian distribution is known as नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आपसे ये बनेगा, अगर आपको ये नहीं पता था तो ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गॉसियन वर्ड जो हम यूज करते हैं वो हम नॉर्मल के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यस, बाइनोमियल के लिए नहीं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए यूज करते हैं हम? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। याद कर लो, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, what are the variables whose calculation is done according to weight, height and length? अब स्टूडेंट्स, जब हम क्या पढ़ते हैं? जब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, उनको नंबर्स में लिख सकते हो। अब अगर आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो, नंबर्स में लिख सकते हो, तो अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। क्या है वो? लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो ये क्या हुए? ये होते हैं हमारे क्वांटिन्यूस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। क्या होते हैं? क्वांटिन्यूस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट डेटा। अब अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं एंड मैं कहूं 1 2 3 4 5, ये मेरा एक स्केल है। इन जो डिस्क्रीट डेटा है इनमें क्या होता है? इनमें फिक्स्ड है कि आपके जो वैल्यूज है वो 1 से लेके 5 के बीच में ही रहेंगी। यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा में वैल्यूज 1 से लेकर 5 के बीच में ही रहेगी। लेकिन क्वांटिन्यूस डेटा में क्या होता है कि सपोज आप हाइट के बारे में बात करो, आप वेट के बारे में बात करो, तो ये क्या है? ये जो स्केल रहता है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्केल जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है एंड डिक्रीज भी हो सकता है। तो डिस्क्रीट डेटा क्या है कि आपके पास एक फिक्स्ड स्केल है,
उस फिक्स्ड स्केल में ही वैल्यूज रहेंगी, ना वो बढ़ेंगी ना वो ज्यादा घटेंगी, वो स्केल में ही लिमिटेड है। लेकिन कॉन्टिन्यूस डेटा में क्या है कि सपोज अगर आप हाइट देख रहे हो तो वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, वेट देखो तो वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो डिपेंडिंग, एंड ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिन्यूस डेटा में कि आप पहले वेट क्या थे, आप 58 के थे आप डायरेक्ट 55 पे पहुंच गए, नहीं, पहले आप कैसे 57.5 पे आओगे, फिर आप 57 पे आओगे, फिर आप 56.5 पे आओगे, फिर आप 56 पे आओगे। तो ऐसे स्केल है जिसको आप फॉलो करके या तो इंक्रीज हो रहे हो, या तो आप 58 तो 58.5, देन 59, तो ऐसे आप इंक्रीज कर रहे हो। तो सिमिलरली कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होगा, हाइट, वेट, लेंथ, ये सब जब हम देखते हैं तो कौन से डेटा होते हैं, ये होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस डेटा। तो यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू वेट, हाइट एंड लेंथ। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस डेटा। और इसी की जगह अगर आपसे कह दें टेम्परेचर, वेदर, आपसे बोल दें टेम्परेचर, वेदर, तो वो क्या होंगे, वो होते हैं हमारे डिस्क्रीट डेटा। एंड वेट, हाइट, लेंथ, ये सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस डेटा। इज दैट क्लियर, ये सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस डेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now, question number 9. Which of the following scientists created the first bioinformatics database? Very important. Bioinformatics database क्या होता है? Bioinformatics database. बेसिकली डेटाबेस क्या चीज है, डेटाबेस एक ऐसी चीज है जहां पे आपके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, इजीली सर्चेबल है। ठीक है, आप उस इंफॉर्मेशन को जब चाहो सर्च कर सकते हो, आप उस इंफॉर्मेशन को जब चाहो रिट्रीव कर सकते हो, इजीली रिट्रीवेबल है। अब आप जब चाहो उसे एक्सेस कर सकते हो, तो इजीली एक्सेसिबल है। तो बेसिकली डेटाबेस बनाने का मेन मोटिव क्या था कि कोई भी ऐसा कलेक्शन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आपको जेनेटिक जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट करके आपको क्या करना था, एक फाइनली एक गूगल बनाना है, किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। तो जब आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन का गूगल बनाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो, कलेक्शन बना हो, देन आप इजीली सर्च कर सकते हो, जब चाहो जो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, आप इजीली रिट्रीव कर सकते हो वो इंफॉर्मेशन, जब चाहो निकाल सकते हो, जब चाहो एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली डेटाबेस जो बना था वो इसीलिए बना था ताकि एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन की लाइब्रेरी बन पाए। तो जब आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन की लाइब्रेरी बनानी है तो उसको आपने क्या बोला, डेटाबेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। अब स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो डेटा रहता है वो कैसे रहता है, दो टाइप का रहता है। वो रहता है हमारे दो टाइप का। क्या है वो, एक है हमारा रिलेशनल, एक है रिलेशनल डेटा और एक रहता है नॉन रिलेशनल डेटा। ठीक है, एक है रिलेशनल डेटा, एक है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नाउ टेल मी, रिलेशनल डेटाबेस जो रहता है वहां पे क्या होगा, वहां पे जो आपका डेटाबेस है वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है एंड आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऐड ऑन कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बस ऐड ऑन कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन, ताकि आपके पास एक बहुत हिस्ट्री से लिया हुआ अभी तक सारा एक डेटा अवेलेबल है। आप जब चाहो जिस बारे में चाहो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो रिलेशनल क्या है, वो डेटाबेस जिसमें आप ऐड ऑन करे जा रहे हो। ठीक है, तो अब इस डेटाबेस को हैंडल जो करते हैं उस कमिटी को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस, क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये क्या करता है, इस डेटा को मैनेज करता है।
क्यों? क्योंकि अगर आप डेटा डाल रहे हो तो उसमें म्यूटेशंस भी होंगे, उसमें मिस्टेक्स भी होंगे और उसमें काफी चेंजेस भी होंगे, तो वो कॉन्स्टेंटली अपडेट करना है, पुरानी गलत चीजों को हटाना है, नई चीजों को ऐड ऑन करना है, उसमें नए नए म्यूटेशंस ऐड करते रहना है, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स का रिमूवल चाहिए। तो इन सब चीजों को मेंटेन कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, ये जो डेटाबेस का वो रहता है सर्वर, यहाँ पे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज कौन सी है? उसको हम कहते हैं SQL, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL यूज करते हैं हम रिलेशनल डेटा के लिए। अब नॉन रिलेशनल डेटा के लिए क्या यूज करेंगे? नॉन रिलेशनल SQL। क्या यूज करेंगे? नॉन रिलेशनल SQL। इज दैट क्लियर? तो रिलेशनल डेटा के लिए हम यूज करते हैं SQL लैंग्वेज एंड नॉन रिलेशनल के लिए यूज करते हैं हम नॉन रिलेशनल SQL लैंग्वेज। लेकिन क्वेश्चन क्या है? यहां पे क्वेश्चन है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डेटाबेस सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डे ऑफ। तो डे ऑफ ने सबसे पहले बायोलॉजिकल डेटाबेस का आविष्कार किया था। देख लेते हैं इसका आंसर। इज दैट क्लियर? चलो, डेटाबेस क्या है ये समझ आ गया। बेसिकली आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, इजीली एक्सेसिबल बनाना है, इजीली रिसर्चेबल बनाना है, इजीली क्या बनाना है? एक लाइब्रेरी बनानी है जहां पे सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। आप जब चाहो रिट्रीव कर लो, जब चाहो ऐड ऑन कर लो। एंड ये दो टाइप की होती है, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नाउ रिलेशनल डेटाबेस इज अंडर कौन सा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड उसकी लैंग्वेज क्या है? SQL लैंग्वेज। वेयर एज नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जिसका कोई रिलेशन नहीं है, वो बहुत ही यूनिक और नया एडेड वाला डेटा है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? एंड वो डेटा जो बहुत बियॉन्ड, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा रहता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉन रिलेशनल। ना उसकी लैंग्वेज क्या है? नॉन रिलेशनल SQL। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब बताओ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे आ गए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? 1900s में। कौन से? 1900s में सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम क्या था? What was the aim of ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। उस इंसान में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पेयरिंग थे, कितने प्रोटीन्स थे, कितने बेस पेयरिंग थे, ये सारी चीजों का एक कलेक्शन होना चाहिए, ताकि हम एक ऐसी लाइब्रेरी बना पाए जहां से हम जब चाहे इंफॉर्मेशन निकाल लें। मैं चाहूं अगर आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता हो तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा से आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लूंगी। वो पॉसिबल क्यों हो पाया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से। सबसे पहला जो कंप्लीट हो पाया था, टू कलेक्ट ह्यूमन जीनोम। ठीक है, टू कलेक्ट ह्यूमन जीनोम है बेसिकली एम। अब ये पॉसिबल कब हुआ था? सबसे पहले 2003 में। सबसे पहले 2003 में हम फाइनली ह्यूमन का कंप्लीट जीनोम बना पाए थे। ह्यूमन के सारे जीनोम, सारे बेस पेयर, सारे न्यूक्लियोटाइड पेयरिंग्स हमने फाइनली डॉक्यूमेंट कर दी थी। कब? 2003 में। अब वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये शुरुआत किसने करी थी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इनिशिएट किस साइंटिस्ट ने करा था? तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने करा था उनका नाम क्या था? फ्रेड सैंगर। क्या नाम था उनका? फ्रेड सैंगर। तो फ्रेड सैंगर ने शुरुआत करा था एंड देन फाइनली वो खत्म कब हुआ? 2003 में। 1900 से स्टार्ट हुआ था एंड खत्म कब हुआ था? 2003 में। अब स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये किस कमिटी के अंदर आता है? तो ये जिस कमिटी के अंदर आता है वो है नेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सेंटर ना। इस कमिटी में आप कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते हो, कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते हैं वहाँ पे साइंटिस्ट कि नया नया क्या जीनोम में बेस पेयरिंग्स आ रही है, क्या म्यूटेशंस आ रहे हैं।
तो वो एक पर्टिकुलर सेंटर है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर? अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले 2003 में जितने बेस पेयर्स आए थे वो कितने थे, उसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 6 बिलियन बेस पेयर्स, ऑप्शन नंबर बी 5 बिलियन बेस पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी 3 बिलियन बेस पेयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 4 बिलियन बेस पेयर्स। तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2003 में जो बेस पेयर्स कैलकुलेट हुए थे वो कितने थे, 3 बिलियन बेस पेयर्स। तो कितना, क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 3 बिलियन बेस पेयर्स शुड बी दी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now, question number 11. Which of the following tool is used for identification of motives? अब आप मुझे बताओ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटिव्स के लिए कौन सा टूल यूज होगा? ब्लास्ट यूज होगा? नहीं, ब्लास्ट इज बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ब्लास्ट का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। क्या है? सर्च टूल। तो जब भी मैंने आपको क्या बोला था, ब्लास्ट में एस आ जाए, ये एस आ जाए, सर्च आ जाए, तो वो किसके लिए सर्च करता है? वो सर्च करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, प्रोटीन्स को। ठीक है, तो जब भी ब्लास्ट में एस आ जाए तो वो होता है सर्च के लिए। और ब्लैट किसके लिए होता है? ब्लैट होता है लोकल अलाइनमेंट टूल, जब आपको नॉर्मल अलाइनमेंट करना होता है। अब आप मुझे बताओ कोपिया क्या है? नाउ कोपिया स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंस। कोपिया स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंस। कॉन्सेंस, अब आप बताओ कोपिया क्या है? कॉन्सेंस पैटर्न फॉर आइडेंटिफिकेशन, कॉन्स्टेंस पैटर्न फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड, जल्दी बताओ, एंड एनालिसिस। तो कोपिया किसके लिए होता है? कॉन्सेंस पैटर्न फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पे क्वेश्चन है आपको टूल बताना है फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो कोपिया क्यों यूज करेंगे हम? कॉन्सेंस पैटर्न फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टूल यूज होता है वो क्या है? कोपिया टूल। ये बहुत रीसेंट टूल है एंड बहुत स्टडीज हो रही हैं इस पे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास लो कॉस्ट इफेक्टिव एंड आपके पास बहुत अच्छा एक टूल है जहां पे आप इजीली सारी आइडेंटिफिकेशन के लिए रिसर्चेस कर सकते हो। क्लियर? चलो नाउ question number 12. What is the deposition of cDNA into inert structure is called? अब हमने पढ़ा था कि हमें बेसिकली ह्यूमन जीनोम का एक कलेक्शन बनाना है। मैम कब से बोल रही है डेटाबेस बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, लेकिन आप वो लाइब्रेरी को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आप एक ह्यूमन के डीएनए को निकालोगे कैसे? आप उसे रिट्रीव कैसे करोगे? जब आप उस डीएनए को रिट्रीव कर पाओगे तभी तो उसको स्टोर करके एनालाइज कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है? डीएनए को रिट्रीव करना। वो कैसे होगा? तो वो पॉसिबल हो पाता है किससे? डीएनए माइक्रो एरेज से एंड नेक्स्ट जेन माइक्रो एरेज एंड नेक्स्ट जेन, बहुत सारी मशीन, हाई थ्रूपुट मशीन्स आ गई हैं। बट यहां पे हम सीख रहे हैं माइक्रो एरेज के बारे में। क्या सीख रहे हैं? माइक्रो एरेज के बारे में। अब माइक्रो एरेज क्या है ये कहानी की तरह सुनो, ठीक है। सबसे पहले आया एक नॉर्मल सेल, ये बेचारा मेरा नॉर्मल सेल, ठीक है, यहां पे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, ये बेचारा एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, ठीक है। अब दूसरा आया मेरा डिजीज्ड सेल, ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ कैंसर सेल, ये आई मेरी कैंसर सेल, ठीक है। तो मैंने दो टाइप की सेल ली, एक ली मैंने नॉर्मल सेल, नाउ एक ली मैंने कैंसर सेल। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगी? इन दोनों को कल्चर करूंगी। क्या करूंगी? कल्चर करूंगी। तो यहां पे मैंने इन दोनों का कल्चर करा,
कल्चर क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर आपको कोई भी सेल की स्टडी करनी होती है तो आप उसे वो इन्वायरमेंट देते हो ग्रो करने के लिए। अब अगर कैंसर सेल पे स्टडी करनी है तो क्या इंसान के अंदर घुस के माइक्रोस्कोप पे देखोगे? नहीं ना, पॉसिबल है ये? तो आपको जो एक इंसान के अंदर इन्वायरमेंट चाहिए होता है कैंसर सेल को बड़ा होने के लिए, आप वो सेम इन्वायरमेंट लेबोरेटरी में देते हो। आपने इस सेल के कल्चर में वही न्यूट्रिएंट्स डाले, वही रिक्वायरमेंट्स डाली। अब आपने कैंसर सेल को कहा कि अब तू ग्रो कर, अब आप उसकी स्टडी कर पाओगे, है ना? उसी तरह नॉर्मल सेल को जो ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए आप वो प्रोवाइड करते हो। तो बेसिकली कल्चर इसलिए करते हैं हम ताकि हम उस चीज की स्टडी कर पाए। तो जब हम कल्चर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल सेल का कल्चर करा, यहाँ पे मैंने कैंसर सेल का कल्चर करा। अब कल्चर करने के बाद मैंने क्या देखी, कॉलोनीज देखी। क्या देखी, यहाँ पे भी मैंने क्या देखी, कॉलोनीज देखी। अब मुझे कॉलोनीज मिल गई। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उनको एक इनर्ट प्लेट पे रखूंगी। क्या करूंगी, अब मैं उनको एक इनर्ट प्लेट पे रखूंगी। यहां पे समझते हैं हम, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, उनको एक इनर्ट प्लेट पे रखा। अब इस इनर्ट प्लेट पे जब मैंने रखा, ये मेरे पास एक इनर्ट प्लेट है, ठीक है। यहां पे क्या बने, वेल्स बने हुए हैं, ऐसे वेल्स बने हुए हैं। तो जो मैंने कॉलोनीज ग्रो करी थी उन कॉलोनीज को मैंने ऐसे इनके अंदर ग्रो कर दिया। अब ग्रो करने के बाद यहां पे मेरी कॉलोनीज क्या हो गई, ग्रो हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, मेरी कॉलोनीज ग्रो हो गई। अब मैं क्या करूंगी, डीएनए प्रोब्स यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी, डीएनए प्रोब्स। अब ये डीएनए प्रोब से मुझे क्या पता चलेगा कि कौन सा सेल कैंसर सेल अफेक्टेड है, ठीक है, कौन सा नॉर्मल है, ठीक है, कौन से में दोनों ही है, ठीक है, बोथ ऑफ देम, कौन से में बोथ ऑफ देम है, दोनों ही अफेक्टेड है। तो ये सारे एरेज करके मुझे क्या मिल गया, मैंने सी डीएनए को क्या कर दिया, सी डीएनए को ग्रो करके उनको कल्चर करके एंड देन उनको इनर्ट मटेरियल में डाल के डीएनए प्रोब से सर्च करा। क्या करा, डीएनए प्रोब से सर्च करा। जब मैं डीएनए प्रोब से सर्च कर पाई एंड देन फाइनली मैंने देन आइडेंटिफाई करा कि कौन सा कैंसर से अफेक्टेड सेल था, कौन सा नॉर्मल सेल था और कौन से में दोनों ही कॉलोनीज मिली और कौन से में मुझे कुछ ही नहीं मिला। तो ये सब का आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल क्यों हो पाया, डीएनए माइक्रो एरेज की मदद से। अब आप जब भी स्टडी करते हो या एक इंसान के बारे में कोई भी डिजीज का पता लगाते हो तो आप क्या करते हो, डीएनए माइक्रो एरेज करते हो एंड देन उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी सेल नॉर्मल है और कौन सी सेल कैंसर सेल हुई और कैंसर सेल होने के बाद वो कहाँ पे उसने ट्यूमर जनरेट करा। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्या, डीएनए माइक्रो एरेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा है व्हाट इज द डिपोजिशन ऑफ सी डीएनए। तो सी डीएनए किस में यूज होता है, डीएनए माइक्रो एरेज में। किस में यूज होता है, डीएनए माइक्रो एरेज में। इज दैट क्लियर? चलो now question number 13, the identification of drugs through the genomic study। अब आपको एक ड्रग क्या है, दवाई, ठीक है, आपको एक दवाई के बारे में पता लगाना है और आप क्या कर रहे हो, आप जीनोमिक स्टडीज यूज कर रहे हो, ठीक है। आप एक दवाई के बारे में पता कर रहे हो और आप जीनोमिक्स यूज कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे। अब बताओ, ड्रग को और क्या बोलते हैं, ड्रग को दवाई भी बोलते हैं, मेडिसिन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, फार्मैक बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो क्या बोलते हैं, फार्मैक। स्टडी ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नोन एज फार्माकोलॉजी। तो फार्मैक जब आपने यूज करा जीनोमिक के साथ तो क्या बनेगा, फार्मैक जीनोमिक्स। क्या बनेगा, फार्मैक जीनोमिक्स। संधि कर दो, ठीक है। क्या करा आपने, जब फार्माकोलॉजी को यूज करा जीनोमिक्स के साथ तो क्या बना, फार्मैक जीनोमिक्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, फार्माकोजीनोमिक्स। इज दैट क्लियर? चलो नाउ प्रोटियोमिक्स। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, प्रोटियोमिक्स। क्या पूछा, प्रोटियोमिक्स।
प्रोटियोमिक्स। अब आप बचाओ, प्रोटियो क्या होता है? प्रोटियो स्टैंड्स फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटियो स्टैंड्स फॉर प्रोटीन्स और ओमिक्स इज स्टडी, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा? सेट ऑफ प्रोटीन इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेल, नो। बायोमोलिक्यूल्स, नो। सेट ऑफ प्रोटीन्स, नो। द एंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन्स इन द सेल, यस। तो प्रोटियोमिक्स इज दी स्टडी जब हम पूरे के पूरे सेल की स्टडी करते हैं, किसमें? जब प्रोटीन कोई भी, जैसे हमारी जो सेल है वहां पे क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए में किस में कन्वर्ट होगा? टीआरएनए में। एंड देन वो टीआरएनए क्या प्रोड्यूस करेगा? हमारे अमाइनो एसिड। तो फाइनली जो हमारा अमाइनो एसिड है वो किस में कोट करेगा? प्रोटीन में। तो जो शुरुआत से कहानी शुरू हुई थी, कहां से? एमआरएनए से, फाइनली प्रोटीन तक, वो कहां पे हुई? एक सेल में हुई। तो यहाँ पे प्रोटियोमिक्स क्या है? प्रोटीन बनने की स्टडी। हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं कि प्रोटीन कैसे बना इनसाइड दी सेल। तो बेसिकली जब हम प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं कि वो एक सेल के अंदर कैसे बना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटियोमिक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटियोमिक्स। इज दैट क्लियर? चलो, now question number 15, the process of finding the relative location। अब आपको लोकेशन, जैसे सपोज ये आपका जीन है, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम है एंड इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है और यही डीएनए में क्या है? जीन्स है। इसी डीएनए में क्या है? जीन्स है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो जीन्स हैं यहाँ पे तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं। अब आप एक एक क्रोमोसोम को जब आपको पता लगाना है कि आपको ये पर्टिकुलर, ये हाइट वाला, ये आपको पता लगाना है कि इस फलाना क्रोमोसोम पे ये फलाना जीन मुझे चाहिए, ठीक है। सपोज क्रोमोसोम नंबर 14 पे हाइट वाला जीन मुझे चाहिए, तो आप ये कैसे पता लगाओगे? तो आप क्या करोगे? जीन की मैपिंग करोगे। आप पूरे इंसान का जेनेटिक मैप बनाओगे एंड देन आप उस जीनोम के उसी जीन पे जाओगे, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जाओगे, देन आपको चाहिए हाइट का, तो आप उसी क्रोमोसोम के हाइट के जीन पे जाओगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है जहां पे हम पर्टिकुलर जीन की क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं, ताकि हमें वही ट्रेट मिले, वही जीन मिले जो हमें डिजायर्ड है। तो जब हमें प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीन मैपिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? जीन की मैपिंग। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ द टर्म इन विट्रो। अब आपको बताना है इन विट्रो क्या है? इन विट्रो विद इन द लैब, विद इन द ग्लास, आउटसाइड द लैब, आउटसाइड द लैब। तो स्टूडेंट्स, इन विट्रो दो चीजें होती हैं, इन विट्रो एंड इन वीवो। यूजुअली इन दो चीजों पे ही सारी रिसर्चेस होती हैं। इन विट्रो क्या है? जब भी कोई चीज आप ग्लास के अंदर बना रहे हो, सपोज एक विरुलेंट स्ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे एक विरुलेंट स्ट्रेन है एंड आप उस विरुलेंट स्ट्रेन को ग्रो कर रहे हो, कहाँ? ग्लास के अंदर। आपने उसे ग्रो करा कहाँ? ग्लास के अंदर। एंड देन आप उस ग्लास की स्टडी आपने कहाँ करी? लेबोरेटरी में करी। तो वो क्या हुई हमारी? इन विट्रो स्टडी। एंड इन वीवो क्या होता है? जब आप एक ह्यूमन के अंदर स्टडी करते हो या एक रैट के अंदर या एक माउस के अंदर, तो बेसिकली आप एक जीवित इंसान के अंदर स्टडी कर रहे हो। अगर आपको कोई ड्रग के बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है, कोई दवाई के बारे में रिसर्च करनी है और आपको वो इंसानों में देखनी है, आपको वो ह्यूमंस में देखनी है कि वो कितनी इफेक्टिव है। सपोज एक डायबिटीज के लिए आपको एक रिसर्च करनी है और आपको देखनी है कि वो मेटफॉर्मिन कितनी, ठीक है, वो मेटफॉर्मिन कितनी इफेक्टिव है डायबिटीज के लिए ह्यूमंस के अंदर। तो आप क्या करोगे? मेटफॉर्मिन को असली इंसानों को दोगे एंड देन स्टडी करोगे। तो जब हम असली इंसानों पे या असली किसी भी जीवित इंसान पे, एनिमल्स या जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इन वीवो स्टडीज। एंड उसी जगह अगर हम ग्लास के अंदर स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है हमारी? इन
विट्रो स्टडीज। तो इन विट्रो स्टडी क्या होगी? विद इन द ग्लास। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, विद इन द ग्लास। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17, which is the following first completed and published gene sequence? तो सबसे पहले कौन सा पब्लिश एंड कंप्लीट जीन सीक्वेंस हुआ था? तो उसका आंसर क्या है? 5x174। क्या है? 5x174। तो ये रहा मेरा विरियन, ठीक है। 5x174 इज अ बैक्टीरियोफाज। इट इज अ बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरियोफाज है वो, और वो कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो सबसे पहले हमने इस विरियन का सारी डीएनए की सीक्वेंसिंग करी थी। अब जब हमने इसकी फर्स्ट सीक्वेंस करी थी जीन की, तो हमें पता चला कि क्या है इसमें एक ऐसे करके कुछ, इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे अंदर आपको कैसे प्रोटीन्स मिलते हैं? यहाँ पे अंदर आपको जे प्रोटीन्स मिलते हैं। ऐसे इस तरीके से कुछ जे प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जे प्रोटीन्स। इसके आउटसाइड पे एफ जी एच प्रोटीन्स अवेलेबल रहते हैं एंड अंदर ही अंदर जे प्रोटीन्स रहते हैं। आपको जो याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखे तो ये क्या है हमारा? क्या है ये? 5x174। इसको क्या बोलते हैं? 5। और ये क्या है? x। ये क्या है? 174। तो 5x174 इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड बैक्टीरियोफाज जिसकी सीक्वेंसिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी एंड सबसे पहले पब्लिश हुई थी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 5x174। इज दैट क्लियर? चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द कंप्यूटर सिमुलेशन रेफर्स टू। अब स्टूडेंट्स हमने देख लिया क्या? हमने देख लिया इन विट्रो, ठीक है। इन विट्रो में हमने क्या करा था? इनसाइड द ग्लास, इनसाइड द ग्लास। अब हमने देख लिया इन विवो। इन विवो कैसा था? इनसाइड लाइव, ठीक है, इनसाइड किसी जीवित इंसान के अंदर। अब हम क्या देखेंगे? इन सिलिको। इन सिलिको क्या होता है? जब भी हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, जब भी हम स्टडी कर रहे हैं इनसाइड दी कंप्यूटर, यहाँ पे हमको कोई ना ही ग्लास चाहिए, ना ही इंसान चाहिए, ना ही जानवर चाहिए। यहाँ पे स्टडी कहाँ हो रही है? आपकी स्टडी हो रही है कंप्यूटर के अंदर। कि आपने कंप्यूटर को सारा डेटा दे दिया, आपने कंप्यूटर को टूल्स दे दिया, अब कहा भाई तू रिसर्च करके दे दे सारी। तो जब हम रिसर्च करते हैं कहाँ? कंप्यूटर के अंदर, उसे क्या कहते हैं? इन सिलिको। तो क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर के अंदर जब स्टडी हो उसे क्या कहेंगे? ट्राई लैब? नहीं। इन विट्रो क्या है? जब हम ग्लास के अंदर कर रहे हैं। इन सिलिको क्या है? कंप्यूटर। वेट लैब क्या है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इन सिलिको। जब हम कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर सिमुलेशन से सारी स्टडी करते हैं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which of these following are not bioinformatics application? अब मैंने आपसे क्या बताया था? ये नॉट, इफ, फॉल्स, बट जरूर गोला लगा दिया करो क्योंकि गलती यही होती है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन नहीं है। चलो, फर्स्ट डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, इट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डेटा। हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स की उनका काम ही क्या है? डेटा को कलेक्ट करना और मैनेज करना। तो ये तो है। अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली जब हमें डेटा कलेक्ट कर पाते हैं तभी तो हम रिसर्च कर पाते हैं, तो हम रिलेशनशिप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ड्रग डिजाइनिंग भी इंपॉर्टेंट है, हम बायोलॉजिकल स्टडीज में ही तो यूज करें। फार्मेको जो हमने भी जीनोमिक्स पढ़ी वो क्या है? जब हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज कर रहे हैं कहाँ? जीनोमिक्स के साथ, तो ये भी सही है।
अब ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, तो ये जरूर आंसर होना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि ये तीनों तो करेक्ट है, ये तीनों तो एप्लीकेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। इनमें से कोई भी ऐसा है जिसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन नहीं है? नहीं ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। चलो, now let's move to question number 20. Which of the following statement regarding evolution is false? अब आप वापस से गोला लगा दो। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट एवोल्यूशन के तात्पर्य से गलत है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए, macromolecules can be viewed as molecular fossils that record thousands of years of evolution. आपने क्या करा? मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक वो बना दिया कि इससे आप ये बता सकते हो कि ये एक चीज कितनी पुरानी है। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स को आपने एज अ फॉसिल की तरह यूज करा कि हाँ, इससे आप ये एज बता सकते हो किसी भी चीज की। ऑप्शन नंबर बी, these biological macromolecules are building blocks, nucleotide bases, amino acid, linear sequences that dictate the molecules main structure. अब आप उन मॉलिक्यूल्स हैं क्या? दो टाइप के, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारी चीजें, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे क्या है? हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जब आपने इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को पता कर लिया, इनके बारे में पता कर लिया, तो बेसिकली आपको क्या पता चल गया? आपको उस चीज के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया। अब ऑप्शन नंबर सी, एवोल्यूशन हैज प्रोड्यूस्ड डीएनए एंड प्रोटीन्स। नाउ ऑप्शन नंबर डी, चेंजेस इन मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस आर नेग्लिजिबल। अब ऑप्शन नंबर डी कहता है कि जो चेंजेस हुए हैं मॉलिक्यूलर सीक्वेंस में वो बहुत थोड़े मोड़े छोटे से नेग्लिजिबल चेंजेस हुए हैं। तो क्या नेग्लिजिबल चेंजेस हुए? स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो 10 साल पहले बीमारियां थी वो ही नहीं है, तो 100 साल पहले वाली बीमारियां तो बिल्कुल ही नहीं है अब हमें। तो एवोल्यूशन की मदद से ही तो हो पाया। तो चेंजेस अगर नेग्लिजिबल होते, चेंजेस अगर होते ही नहीं, तो क्या अभी तक वो बीमारियां होनी चाहिए थी? क्या वो हमें है? नहीं। क्या हमें उस टाइम के मंकी पॉक्स से सब होता था? नहीं होता। क्या हमें उस टाइम पे पोलियो होता था? अब होता है? नहीं होता। तो ये पॉसिबल क्यों हो पाया? एवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि चेंजेस हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि चेंजेस तो हुए ही नहीं यार, चेंजेस तो थोड़े मोड़े नेग्लिजिबल हुए। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर डी फॉल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स को आप फॉसिल की तरह तो यूज कर सकते हो। फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स पता कर लिए तो आपने, आप उस चीज के स्ट्रक्चर के बारे में पता कर लिया आपने। फिर आपने एवोल्यूशन ने ये बता दिया कि डीएनए है और प्रोटीन है और एवोल्यूशन हुआ है इनमें। चलो ये भी हम मान लेते हैं सही ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही गलत है कि बहुत ही नेग्लिजिबल चेंजेस हुए। क्या ऐसा है? नहीं ना, चेंजेस हो पाए, इसीलिए तो 100 साल पहले जो बीमारियां हुई थी वो अब नहीं होती। चलो बढ़ते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग जीनोमिक मैपिंग। मैंने क्या बताया? जीनोमिक मैपिंग क्या है? आपके पास एक ग्राफ है, आपके पास एक इंसान का ग्राफ है। आपको क्या करना है? आपको ये पता लगाना है कि अगर आपको हाइट का जीन चाहिए, आपको हाइट का जीन चाहिए, तो इस पूरे इंसान में कौन से क्रोमोसोम पे, कौन सी लोकेशन पे, पी आर्म पे या क्यू आर्म पे वो हाइट वाला जीन प्रेजेंट है। अगर आपको ये पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जीन मैपिंग करनी पड़ेगी। Now, it doesn't lead to comprehension of genome structure. अब कह रहे हैं जीन मैपिंग से आपको एक हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं लगता। Now, it helps to determine the relative position of the genes. अब आपको जीन मैपिंग की मदद से पोजीशन पता चलती है जीन के बारे में। ऑप्शन नंबर सी, इट इंटेल्स आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स। अगर आपको जीन्स के बारे में पता चल गया तो आपको उनके ट्रेट्स के बारे में पता चलेगा।
अब जब ट्रेड्स के बारे में पता है तो कैरेक्टर्स भी पता होंगे, तो आपको पता होगा हाइट का है, वेट का है, कलर का है, आंखों के कलर का है, मोटापे का है, गोरेपन का है, तो आपको ये सारे जीन्स पता चल गए, आपको इनके कैरेक्टर्स का भी पता चल गया। अब इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाइंग म्यूटेशंस, अब आपको पता है कि ये जीन वहां है ही नहीं जहां से होना चाहिए, ये जीन तो कहीं और ही बैठा है, यहाँ ये जीन म्यूटेटेड है, इस जीन में तो ये प्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए जो ये कर रहा है। तो बेसिकली आपको म्यूटेशन के बारे में पता चल गया जीन मैपिंग के मदद से। तो यहाँ पे सबसे गलत ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इट डजंट या डज नॉट led to comprehension of genome structure, it led to comprehension of genome structure, doesn't नहीं आना चाहिए, it leads मतलब हमें ये बताता है कि जीनोम या जीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम पे, वो क्रोमोसोम सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो क्रोमोसोम पे जो जीन है वो कौन से ट्रेट को कोड कर रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ हमें पता किससे चल रहा है? जीन मैपिंग की मदद से। इज दैट क्लियर? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है इट डजंट लीड, इट डेफिनेटली लीड्स टू कॉम्प्रिहेंशन ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ ओहो, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर पहले ही गिवन है, वाह भाई वाह। नाउ जीनोम इज द स्टडी ऑफ जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं जीनोमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीनोम। ठीक है, जीनोमिक्स जो है वो है स्टडी ऑफ जीनोम एंड जीनोम रेफर्स टू, तो बेसिकली आपको बताना है कि आपको ये पता है कि जीनोमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीनोम, लेकिन जीनोम क्या है? तो जीनोम इज द इंटायर सेट ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल। तो जब आपको पता है कि उस इंसान के अंदर कैसे जीन्स है, कहाँ वो जीन्स प्रेजेंट है, उनमें कोई म्यूटेशन है या नहीं, सब कुछ बढ़िया है, एकदम फुल फाइनल सब कुछ परफेक्ट है, तो इसकी स्टडी क्या है? ये है जीनोमिक्स। लेकिन जीनोम क्या है? जीनोम इज द इंटायर सेट ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंटायर सेट ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल। चलो ये तो आसान था भैया आपके लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए सीक्वेंसिंग फॉलोड बाय जीनोम एनोटेशन। जीनोम एनोटेशन क्या होता है? जीनोम एनोटेशन क्या चीज है? मैम ये क्या चीज है? तो अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपको नहीं पता है। तो अगर आपने नहीं सुना है तो जाओ सुनो और वापस आओ और फिर सॉल्व करो ये क्वेश्चन, और जिन्होंने सुना है और वो भूल गए तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो जीनोम एनोटेशन बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, बेसिकली हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? उसके जेनेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है, उसके जीन्स के लिए, उसके न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, उसके प्रोटीन्स के लिए, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स के लिए, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स के लिए सूडो जीन्स हैं या नहीं, एंड म्यूटेशन है या नहीं, म्यूटेशन है या नहीं। तो जीनोम एनोटेशन बेसिकली स्टडी है जो आइडेंटिफाई करती है कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में जीन्स कितने हैं, जीन्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, अब न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस कैसे हैं, प्रोटीन कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स प्रॉपर्ली रिमूव हुए हैं या नहीं, या इंट्रॉन्स रिमूव करने हैं, या सूडो जीन्स प्रेजेंट है या नहीं, या तो कोई म्यूटेशन प्रेजेंट है या नहीं। तो जो चीज इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जीनोम एनोटेशन। और सबसे पहले डी नोवो जीनोम के लिए पहली स्टेप है मैडम, जीनोम डी नोवो जीनोम सीक्वेंसिंग की ये सबसे पहली स्टेप है या नहीं? हाँ स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली स्टेप है, क्योंकि ये क्या करेगी? यही पता लगाएगी आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में, एंड देन आप उसका विजुअलाइजेशन करोगे। तो फर्स्ट स्टेप इन डी नोवो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है हमारी? जीनोम एनोटेशन। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 इज DNA sequencing followed by genome annotation are steps of comparative genomics,
बी स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, सी फंक्शनल जीनोमिक्स या डी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ किस में आता है? ये सब कुछ आता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में। किस में आता है? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में। क्यों? क्योंकि आप 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पता कर रहे हो। 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में आप स्टडी कर रहे हो कि उसका डीएनए का 3D स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये किसके अंडर आएगी? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। एंड ये सारी स्टेप्स किसके अंडर होंगी? हमारी जीनोमिक एनोटेशन के। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म जीनोमिक्स वॉज कॉइन्ड बाय। सबसे पहले जीनोमिक्स वर्ड किसने कॉइन करा था? ऑप्शन नंबर ए थॉमस सेश, ऑप्शन नंबर बी टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सी थॉमस रॉडर एंड ऑप्शन नंबर डी क्रेग वेंटर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी थॉमस रॉडर। तो सबसे पहले थॉमस रॉडर ने क्या करा था? वर्ड दिया था जीनोमिक्स। अगर आप पे क्वेश्चन आए कि सबसे पहले जीनोमिक्स किसने दिया था, तो थॉमस रॉडर ने सबसे पहले जीनोमिक्स दिया था। चलो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है NCBI। NCBI stands for, now option number A National Cancer and Biology Institute, B National Center for Biological Information, option number C National Center for Biotechnological Information, option number D National Coaching for Biology Institute। तो स्टूडेंट्स NCBI stands for National, मेरे साथ बोलो, National Center for Biotechnological Information, Biotechnological Information। सबसे पहले ये NCBI आया था, इसी की बाद सारी बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज और रिसर्चेस हो पाई। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? चलो इसी के साथ खत्म होता है हमारे चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो, I will definitely solve your problems। and students मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी एकदम फ्री विदाउट एनी चार्ज। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ये सब कुछ फ्री है। एंड स्टूडेंट्स इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर रहे हैं अपने बुक्स एंड ई बुक्स सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। एंड आपको क्या करना है? ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, जो नीचे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है उसमें एक फॉर्म अटैच्ड है, वो फॉर्म आपको फिल करना है। वो फॉर्म फिल करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स आप तक रीच करेंगे एंड आप तक बुक पहुंचाएंगे। तो आपके पास कितना बल्क में नॉलेज है, एंड वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। सो स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड एंड डू फॉलो फॉर माय नो मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।